हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अमेंडमेंट सीरीज में इस वीडियो में हम लोग 36 से लेके 40th अमेंडमेंट तक एक रफ आइडिया लेंगे, जिसमें याद होगा ना कि पिछले वीडियो में बताए थे ना कि 35th अमेंडमेंट एक हुआ था, जिससे जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट था सिक्किम के लिए उसको हटा के कहा कि चलो भाई मिल जाओ, क्या अलग अलग काम करना है। 36 वाला होके आपका क्या किया कि पूरी तरह से इसको सिक्किम को फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया। कौन से ईयर में, ये याद रखना है, 1975। ये अमेंडमेंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसको हम 2 स्टार देते हैं। उसके बाद 37th आता है, तो 37th कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान में रख लेना है कि अरुणाचल प्रदेश के लिए ना लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आपको ध्यान में रखना है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि इससे पहले कौन सा वो अमेंडमेंट था जहां पे कोई स्टेट का नाम हम बताए थे, तो वो स्टेट कौन सा था जिसके लिए तुम्हारा क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रबंध किया गया था। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब उसके बाद आता है 38th अमेंडमेंट 1975। इसमें भी क्या है ना कि कुछ खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट, इमरजेंसी वाला चीज थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है कि जो भी डिक्लेरेशन होगा प्रेसिडेंट का ना कि नॉन जस्टिसाइबल है। नॉन जस्टिसाइबल क्या था, जैसे फंडामेंटल राइट होता है ना जिसको हम बोलते हैं कि जस्टिसाइबल है, मतलब है कि अगर उसका हनन हुआ तो आप जाके कोर्ट में अपील कर सकते हो डायरेक्टली। यहां पे ऐसा नहीं कर सकते, नॉन जस्टिसाइबल में ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली ऑर्डिनेंसेस को भी लेके कहा कि भाई ये भी नॉन जस्टिसाइबल होगा। एंड उसके बाद कहा क्या कि प्रेसिडेंट अलग अलग ग्राउंड पे साइमल्टेनियसली, ध्यान में रखना है कि कभी ऐसा हो सकता है कि 2-3 डिफरेंट सिचुएशंस आया और उन सभी के लिए अलग अलग तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ये बात 38th अमेंडमेंट में बताया गया। 39th अमेंडमेंट में क्या है कि ये वैसा ही अमेंडमेंट था ना, जो कि याद रखिए कि ये 1975 ये वही ईयर है जब आपका इलेक्शन का बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन था, इंदिरा गांधी राजनारायण केस भी हुआ था कि इंदिरा गांधी जी ने जो है मैनिपुलेट किया है इलेक्शन मशीनरी को एंड ऑल, तो कुछ वैसा ही चल रहा था। तो यहाँ पे कहा क्या कि जो भी आपका वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, इन सब का जो डिस्प्यूट है, ये सब क्या है कि जुडिशरी के स्कोप से बिल्कुल अलग रखो। मतलब जुडिशरी ये काम नहीं करेगा, वो पार्लियामेंट द्वारा होगा कि कुछ भी खामियां, कुछ भी गड़बड़ी है तो पार्लियामेंट करेगा अपना कुछ अथॉरिटी के मदद से। जुडिशरी का ये काम नहीं है। और कुछ यहाँ पे फिर से 9th शेड्यूल का बात किया गया। इससे पहले भी कुछ अमेंडमेंट्स था, उसमें बताइए तो कौन कौन सा अमेंडमेंट में आपका 9th शेड्यूल से रिलेटेड या लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो है वो बातें की गई थी। देन 40th अमेंडमेंट आता है, यहाँ पे भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन फिर से 9th शेड्यूल में कुछ और मैटर जो है ऐड किया गया, और ये जो है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड। जब हम लोग पढ़ेंगे ना अनक्लॉज वाला लॉ, या कह सकते हो कि जो सीज है, कोई भी कंट्री के आसपास जो कोस्ट लाइन से लगा हुआ जो सी है, उसका कैसे टेरिटरी डिसाइड करते हैं कि मान लो ये आपका कॉन्टिनेंटल लिमिट है, उसके बाद पानी जो होता है तो इसमें होता है ना कि 12 नॉटिकल माइल है, उसके बाद फिर और 12 नॉटिकल माइल तक आपका टेरिटोरियल वाटर है, फिर कंटिक्यूअस है, फिर आपका यहाँ से लेके बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है ना वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया कि टाइम टू टाइम तक, मतलब जब जब जरूरत पड़ेगा तो पार्लियामेंट अकॉर्डिंगली क्या है कि जो टेरिटोरियल वाटर्स है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है या मैरीटाइम जोन है, उसके लिमिट्स को सेट कर सकता है। मतलब यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि ये सारे पैरामीटर्स दे देगा और बोलेगा कि इन सभी पैरामीटर्स को डिसाइड करने का पावर किसके पास है, जुडिशरी के पास है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, या पार्लियामेंट के पास है। तो आप आंसर क्या करेंगे, पार्लियामेंट। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियोस के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।